नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। पंजाब में सियासत परिवारों को विरासत में मिली है। यहां सरकारें तो बदल जाती हैं, जो नहीं बदलती है वो है रिश्तेदारी। चुनाव आते ही खत्म हो जाते हैं, फिर सत्ता एक घराने से प्रस्थान कर दूसरे खानदान में चली जाती है और राज्य की राजनीति में आया अस्थायी संतुलन हर 5 साल बाद बैलेंस हासिल कर लेता है। इन घरानों में आपसी शादियां होती हैं, रिश्तेदारी हैं और राजनीतिक और रिश्तेदारी का यह नेटवर्क सुनिश्चित करता है कि कोई भी परिवार लंबे समय तक सत्ता के सुख से वंचित न रहे। पटियाला से कैप्टन की शाही फैमिली, लंबी के बादल, सरायनागा के बराड़, मजीठिया, कैरों और मान, राज्य के ये वो राजनीतिक परिवार हैं जिनके आसपास वर्षों से पंजाब की राजनीति घूम रही है। हालांकि साल 2017 में आम आदमी पार्टी ने 6 खानदानों के इस दबदबे को गंभीर चुनौती तब दी जब पहले ही प्रयास में पार्टी ने 20 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमा लिया और इस बार चंडीगढ़ के नगर निगम चुनावों में भी आम आदमी पार्टी ने अपने रुतबे का ट्रेलर दिखा दिया है। तो सियासत में विरासत हमारे पॉलिटिक्स का एक सिस्टम सा बन गया है, सिस्टम का एक हिस्सा सा बन गया है। देश की सबसे पुरानी और अहम पार्टी कांग्रेस को तो माना ही विरासत की पार्टी जाता है। नेहरू के बाद इंदिरा, संजय, राजीव के बाद सोनिया और राहुल तक ये नाम इस बात के सबूत हैं कि गांधी सरनेम के बिना कांग्रेस का कोई वजूद नजर नहीं आता। ऐसे में ही पंजाब की सियासत का भी अगर जिक्र करें तो यहां पर भी सियासत परिवारों को विरासत में मानो मिली है और यहां की सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन जो नहीं बदलती हैं वो है रिश्तेदारी। और आज चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि जिस तरीके से विरासत में ये सियासत मिलती है। हमारे साथ सीके ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीके ठाकुर जी, कांग्रेस पर तो ये लंबे समय से आरोप लगता चला आ रहा है कि दरअसल परिवार ही संभालेगा पार्टी को, लेकिन पंजाब की अगर सियासत को देखें, पंजाब की सत्ता को देखें तो लंबे समय से यहां पर भी केवल 2 ही दल, वो चाहे अकाली दल हो चाहे कांग्रेस हो, 2 ही दलों के इर्द गिर्द सत्ता घूमती नजर आई है अब तक। जो आपका योगेश भाई, जो आपका सवाल है राजनीति में विरासत, तो ये क्या है ना कि ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हर आदमी, चाहे बेटा हो, उसकी बेटी हो, उसकी, ये सब पार्टी का मेंबर बनते हैं और उसको प्रायोरिटी तो मिलता ही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आप मुलायम सिंह के यहाँ जाएंगे तो उनका बेटा है, लालू जी के यहाँ जाएंगे तो उनका बेटा है। क्योंकि लोगों को वह सत्ता जो है भा जाता है और उसको लगता है कि नहीं ठीक हमको राजनीति करना है। चाहे चौधरी अजीत सिंह के लड़के हों, अभी देखिए उसमें है, तो ये जो उस मुकाम पे पहुंचते हैं, हर लोगों को लगता है कि ये पार्टी हमको यहाँ पर हमको पार्टी करना चाहिए, राजनीति करना चाहिए। वो देश और राज्य के प्रति अपना सोचना शुरू कर देता है और जनता को भी किसी तरह से वो अपने मतलब क्या कहा जाए, अपने अंदर ले लेता है। जनता उस पर विश्वास करने लगती है, तो लोग उसको, इसलिए राजनीति में विरासत की कोई बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र नहीं होता, ये राजतंत्र तो है नहीं। हर किसी को पार्टी के मेंबरशिप बना। आप जैसे नरेंद्र मोदी जी के तो वारिस नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह को जाएंगे तो उनके बेटे पंकज भी हैं वहाँ राजनीति में, मुलायम सिंह का मैंने नाम लिया ही। तो ऐसे करके राजनीति ये है, ऐसा नहीं है कि कोई परंपरागत उसको ढोते रहता है। को लगा अच्छा पब्लिक को किस ढंग से अपने रुझान पर ले आए, ला लेते हैं, वो ऐसा राजनीति होता है। क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी जस्ट मतलब पिछले मुझे लगता है कि 15 साल हो गया होगा। इस 15 साल की राजनीति में
वो 15 साल हो गया ना। हाँ, तो इस 15 साल की राजनीति में अरविंद केजरीवाल अकेले हैं। उनकी पत्नी अभी सर्विस में है। तो इस टाइप का उनका भी जब बारिश आएगा तो कल वो भी राजनीति में आ जाएंगे। तो यह एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी आ सकता है। ये आरोप लगाना कि परंपरागत ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं। गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मोहित गुप्ता जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं अकाली दल के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहित जी आपके पास आएंगे, आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। मोहित जी, दरअसल आज हम चर्चा कर रहे हैं पंजाब की सियासत पर, और ये कहा जा रहा है और कहा क्या जा रहा है, देखा भी जा रहा है कि पंजाब में सियासत जो है परिवारों को विरासत में मिली है। सरकारें तो यहाँ की बदल जाती हैं, लेकिन जो नहीं बदलता है वो रिश्तेदारी है, और ये खानदानी परिवार में ही सत्ता घूमती रहती है इर्द गिर्द। 5 साल इधर तो 5 साल उधर। देखिए पांडे जी, आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है, आप बोलिए बोलिए। जो आपने बात की है, मैं एक बात का पक्षधर हूँ कि अगर मान लो कोई नेता है, उसका बेटा काबिल है, पार्टी के लिए काम करता है, उसमें काबिलियत है, तो उसके लिए ये मतलब कोई गलत चीज नहीं है, वो राजनीति में आता है। तो उसको राजनीति में आने से मेरे को नहीं लगता कोई ग्रेज होना चाहिए। अगर वो पार्टी के एक प्लेटफार्म के थ्रू, पार्टी के एक सिस्टम के थ्रू पार्टी का काम करके आता है। अगर कोई पैराशूट से आता है तो देखो, जो दूसरे कार्यकर्ता काम करने वाले हैं फिर उनको दिक्कत आती है। तो ये सभी पार्टियों में, अगर आप कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के या तो अध्यक्ष सोनिया गांधी जी बना देती हैं राहुल गांधी को, राहुल गांधी बना देते हैं सोनिया गांधी को। ठीक। गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही सर, आ रही। भाई, कांग्रेस की तरफ से और अकाली दल की तरफ से तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो राजनीति में परिवारवाद का आरोप लगता है ये कहीं जायज नहीं है, ये सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। ये जो बोलेंगे बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि ये इसके बिना कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। पिछले लंबे समय से, जब से देश आजाद हुआ है, कांग्रेस में या पंजाब में अकाली दल को ही मौका मिला है राजभाग चलाने का। और ये जो बोलेंगे कि ऐसा होना जायज है, मोहित जी बैठे हैं अकाली दल की तरफ से, 40-40, 50-50 साल हो गए अकाली दल में लोगों को काम करते हुए। क्या उनमें योग्यता नहीं है कि सुखबीर बादल आए, वो प्रकाश सिंह बादल के बेटे थे, सीधे ही डिप्टी सीएम बन गए। और जब बादल साहब ने रिटायरमेंट लेने का विचार बनाया तो उनको पंजाब अकाली दल का प्रधान बना दिया गया, और अब वो सीएम के कैंडिडेट भी बन गए हैं। जबकि उनसे बहुत ज्यादा पुराने तजर्बेकार, एक्सपीरियंस होल्डर, उच्च ओहदे पर रहे, मिनिस्टर रहे, क्या जो मंत्री रह चुके हैं, उनके पास मुख्यमंत्री बनने की योग्यता नहीं है। सिर्फ ये क्या है कि कांग्रेस, अकाली दल और जो कई पार्टियां रवायती हैं, पिछले समय से, लंबे समय से राजभाग चलाती हैं, ये अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए अपने परिवार को आगे लाते हैं। लोगों पर विश्वास नहीं इनको होता कि कहीं हवा नहीं निकल जाए, क्योंकि उन्होंने गलत काम करने होते हैं। अब पंजाब में अकाली दल का आप इतिहास देख लीजिए। पुराने इतिहास में प्रकाश सिंह बादल से पहले जब अकाली दल हुआ करता था, कोई भी खानदानी नहीं था। जब से बादल साहब के हाथ में अकाली दल की डोर आई है, प्रकाश सिंह बादल राजनीति में मुख्यमंत्री है, उनकी जो बेटा है वो मुख्यमंत्री है, उनकी सीएम कैंडिडेट है, डिप्टी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पुत्रवधू जो है वो सेंटर में मंत्री रही है, अभी एमपी है, आगे उनका सुखबीर बादल का साला जी है, वो कैंडिडेट लड़ रहे हैं। अब उनकी साले हार जो है वो मजीठा से क्या मजीठा में और कोई लड़ने के लिए लायक ही नहीं था वहां पे। लेकिन ये लोग सत्ता में चोरी छुपे गलत कामों को छुपाने के लिए अपने परिवारों को ही आगे लाते हैं, दूसरों को आगे आने की कोई ताकत देते ही नहीं है, ताकि इनके जो काले कारनामे ये जो कर रहे हैं वो किसी के सामने निकल ना जाए और पार्टी में इनकी दादागिरी चलती रहे। और इनके जो अपने हैं वो तो इनका विरोध करेंगे ही नहीं।
इसीलिए ये परिवारवाद को आगे लाते हैं। और जो दूसरी पार्टियां हैं, नई पार्टियां आ रही हैं, उनको इसीलिए ये रोक रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीति इनसे अलग है। आम आदमी पार्टी की राजनीति जैसे पंजाब में हम दिल्ली में अलग तरह से की है, पंजाब में अलग तरह से करने का इरादा रखते हैं, लेकिन इन कांग्रेस और बीजेपी और बीच में ही अकाली दल, इन सभी का मिलकर एक ही कोशिश है कि किसी न किसी तरह आम आदमी पार्टी को रोका जाए। ठीक है, मोहित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहिए फिर हम बताते हैं। तो मेरे मित्र हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ढिल्लों साहब, वो शायद ये भूल रहे हैं लोकतंत्र में लोग सबसे बड़ी ताकत होते हैं। लोगों ने सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाया है और हमारी पार्टी हर बार सीएम का चेहरा अनाउंस करके चुनाव लड़ती है। तो अगर लोग उनमें विश्वास जता रहे हैं, लोग उनको जिताते हैं, तो लोग उनकी इस बात पे मोहर लगाते हैं कि वो सरदार प्रकाश सिंह बादल से प्यार करते हैं, उनकी नीतियों से प्यार करते हैं। जो ये बात कर रहे हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल की, सुखबीर सिंह बादल कोई सीधे डिप्टी सीएम नहीं बने, वो तीन बार पहले श्रोमणी अकाली दल से एमपी बने हैं। और इनको तो बात करने का अधिकार ही नहीं है इस बात पे, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन से उत्पन्न हुई थी पार्टी। तो तब इन लोगों ने एक सौगंध खाई थी कि हम पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं जाएंगे। चलो ये बात छोड़िए, हिंदुस्तान की राजनीति में लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का अधिकार है। इन्होंने तो अन्ना हजारे जी को ये बात कहने पे मजबूर कर दिया कि ये लोग कीचड़ हैं। उनका मैं परसों बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कीचड़ के लिए मेरे से बात मत कीजिए। इन लोगों ने कहा, इन्होंने इनकी पार्टी में कहा लोकतंत्र है। कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद, किरण बेदी, इन लोगों ने मिलकर आंदोलन शुरू किया। आज कहाँ हैं वो लोग, क्या क्या वो बात करते हैं। उसके बाद अगर आ जाइए, 4 एमपी इन्होंने जिताए थे, 3 एमपी इनके भाग गए, 20 एमएलए पंजाब के लोगों ने जिताए थे, 12 एमएलए भाग गए। और ये जो बात करते हैं भगवंत मान साहब, मैं इनकी बात ही बोलता हूँ, भगवंत मान साहब 2 बार से एमपी हैं। अगर ये कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, जब सीएम का चेहरा बनाने की बात आई तो इन्होंने नए कार्यकर्ता को मौका क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवंत मान ने, इनको लग रहा था शायद भगवंत मान ना भाग जाए। इसलिए ये राजनीति में हर जो चीज होती है, जिसको लोग प्यार करते हैं, जिसपे लोग विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में वही बड़ा माना जाता है। अच्छी बात अगर है, सरदार प्रकाश आपने बहुत अच्छी बात कही मोहित जी कि लोकतंत्र में सबके लिए एक समान स्थान है। सवाल वहीं पर आकर के खड़ा हो जाता है कि अगर एक समान अधिकार है तो इन पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व करता धरता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका मोह क्यों नहीं भंग होता अपने परिवार के प्रति? अगर डेमोक्रेसी है तो पार्टी के अंदर जो टीम बनी हुई है, इलेक्शन हो बाकायदा, भाई किसी पार्टी का मुखिया अपने बेटे को ही अपने परिवार में ही उसकी कमान क्यों सौंप देता है? सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरी बात, ये जो परिवारवाद नामक कीड़ा है ना, विश्वास मानिए हमारी डेमोक्रेसी को खोखला कर देगा। मैं इस बात को मानता हूं कि ये परिवारवाद का कीड़ा बहुत खतरनाक है, दीमक है, और धीरे धीरे डेमोक्रेसी को खत्म करता चला जाएगा, खोखला करता चला जाएगा। देखिए पांडे जी, जो आप बात कर रहे थे, बिल्कुल आपकी बात सही है। इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में होनी जरूरी है। श्रोमणी अकाली दल में हर 5 साल बाद पार्टी के इंटरनल चुनाव होते हैं। अभी 2019 में ही हमारे चुनाव हुए। हमारे एक सिस्टम है, हर 25 वोट पे एक लोकल डेलीगेट बनता है, हर 25 मेंबर्स पे एक लोकल डेलीगेट बनता है। फिर उनकी चुनाव के बाद एक स्टेट के लिए डेलीगेट बनता है। फिर जो स्टेट के डेलीगेट होते हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो उस चुनाव से सरदार सुखबीर सिंह बादल जी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। ढिल्लों साहब बात कर रहे थे, ढिल्लों साहब की पार्टी का तो चुनाव ही नहीं हुआ। एक बार वो अध्यक्ष बन गए केजरीवाल साहब, उसके बाद तो चुनाव ही नहीं हुआ। और दूसरी बात ये जो कह रहे थे चेंज लाने की, कि हमारी राजनीति अलग है, ये चुनाव में ये चीज लेके आए थे कि हम जी बिल्कुल जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनसे अलग चलेंगे, उनसे अलग बात करेंगे। इस बार इन्होंने जो 7 टिकटें दी है ना, 60 टिकट, वो या तो
दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को दिए, या पैसे से दिए, या क्रिमिनल लोगों को दिए। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, जो इनकी पार्टी के नेता हैं वही आरोप लगा रहे हैं। और जो दूसरी पार्टी के लोगों को टिकट दिए तो वो सबको पता ही है कितने लोगों को उन्होंने टिकट दी है। इसलिए ये राजनीति में अलग कोई नई चीज लेके आएंगे, वो करेंगे, वो बात नहीं है। इनको जब मौका मिला सरकार बनाने के लिए, इन्होंने उस पार्टी की गोद में जो जा बैठे कांग्रेस की, जिसको गालियां दे दे के ये इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई और सबसे पहले चुनाव में सीटें जीतने का काम इन्होंने किया था। आपको याद होगा इनकी पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, अरविंद केजरीवाल जी के जी शीला दीक्षित जी की इतनी फाइलें मेरे पास हैं, इतनी फाइलें मेरे पास हैं। पर जब मौका आया तो सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला के सरकार बनाई। तो ये तो ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग हैं। नितिन गडकरी जी से इन्होंने माफी मांगी, अनुराग ठाकुर से इन्होंने माफी मांगी, अरुण जेटली जी से इन्होंने माफी मांगी, विक्रमजीत सिंह मजीठा जो हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं, चलिए ये भी तो एक बहुत खूबसूरती है। कम से कम माफी तो मांग रहे, बाकी कोई राजनीतिक दलों को माफी मांगते भी नजर नहीं आ रहे हैं। गलत है क्या? अगर हमने गलत कर दिया, अच्छा एक सेकंड बताइए मोहित जी, अगर हमने कुछ गलत कर दिया, गलत बोल दिया, हम उस पर माफी मांग ले तो बेहतर है कि हम उस पर तर्क करें तो बेहतर है? जी ये चुनाव से पहले झूठे आरोप लगाते हैं और जब इन पे डेफामेशन का केस हो जाता है तो वो झूठ को छुपाने के लिए, क्रिमिनल केस से बचने के लिए जाके अगले के पांव पकड़ के माफी मांग लेते हैं, रिटर्न माफी मांगते हैं। ठीक है। सीके ठाकुर जी, दरअसल राजनीति में जो लोग आते हैं वो सब ये कहते हैं कि जन सेवा के लिए आ रहे हैं, देश सेवा के लिए आ रहे हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए आ रहे हैं। क्या केवल एक ही क्षेत्र बचा हुआ है, राजनीति ही? क्योंकि जितने राजनेता हैं, वो चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, कुछ भी हो, अगर वो एक बार एमएलए बन गया तो दूसरी बार वो टिकट अपना नहीं कटने देना चाहता है किसी भी सूरत पर। साम दाम दंड भेद कोई भी लग जाए, और 3 से 4 बार वो एमएलए बन गया तो अपने बेटे या अपनी बेटी को तैयार कर दिया और उसके लिए टिकट मांगेगा जरूर, और कहा बेटा 3 बार हम रहे, 4 बार हम रहे, अब 3 से 4 बार तुम संभालो कमान। हमने इतने दिन राज किया, अब राज तुम करो, इस सियासी विरासत को आगे बढ़ाओ। क्या केवल यही एक क्षेत्र है इन राजनेताओं की नजर में कि जहां पर जनसेवा की जाती है, और जनसेवा करते करते ये इतने बड़े लोग हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। मतलब जब इनकी शुरुआत होती है, कुछ नेता तो ऐसे हैं जिनकी शुरुआत होती है, उनकी पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 2 बार 3 बार विधायक बन गए, अरबपति बन गए, हर महीने उनकी बिल्डिंग में केवल करोड़ों रुपए का रिनोवेशन होता है। सीके ठाकुर साहब गलत कह रहे हो तो बताइए। 10 गाड़ियों का काफिला चलता है। अरे ये कौन सी जनसेवा है भाई, मुझे बताइए, मैं भी शुरू कर दूं, पत्रकारिता छोड़ दूं, हम भी वही जनसेवा करना शुरू कर दें जहां इतनी बड़ी तादाद में अथाह पैसा आता हो। कितनी सैलरी होती है भाई इन लोगों की, कितनी तनख्वाह में ये इतने अरबपति बन जाते हैं? 10-10 गाड़ियों का काफिला लेकर के चलते हैं। जनसेवा के और भी तरीके, तमाम सारे रास्ते हैं भाई। आप भेज दीजिए सेना में अपने बेटे को कि बेटा हम राजनीति कर रहे हैं, यह भी एक राष्ट्र सेवा है, और आप जो है सेना में जाइए, वो भी एक राष्ट्र सेवा है। हम अपने बेटे को आर्मी में भेज रहे हैं, कोई कदम उठाता है कि केवल सियासी विरासत को ही संभालने के लिए सब अपने खानदानी जो एक ये कहें कि तैयार पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, केवल इतना ही, जनता को लूटने के लिए? मैं इसलिए जनता को लूटने के लिए कह रहा हूं कि अगर लूट घसोट नहीं है तो यही क्षेत्र आपको क्यों दिखता है भाई? दूसरे क्षेत्र में भेजिए ना अपने बेटों को, बेटियों को। यहां तक कि बहू तक को खींच लिया जाता है। बेटे की शादी हो गई, बेटा दूसरे सीट से लड़ रहा है, बहू को तीसरे सीट से टिकट चाहिए। मतलब परिवार में जितने सदस्य हैं, एक एमपी होना चाहिए तो एक एमएलए होना चाहिए, नगर निगम में नहीं तो कुछ पार्षद होना चाहिए, नहीं तो कुछ चेयरमैन होना चाहिए किसी विभाग का। मतलब कोई ना कोई पद हर व्यक्ति के पास चाहिए, एक ठप्पा लगा होना चाहिए, सरकारी सुविधाएं चाहिए सबको। क्यों भाई, क्यों? सीके ठाकुर जी। जी बिल्कुल। जब आप ऐसी बात कर रहे हैं योगेश भाई, तो आपको
मैं आपको याद दिलाऊंगा 1977 के आसपास जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके दल के लोग उनको कहा कि कर्पूरी जी मैं चाहता हूं कि आपका पुत्र रामनाथ ठाकुर को भी टिकट दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कौन सा सीट है तय कर लो, मैं देता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये ईमानदारी आज के डेट में कहीं नहीं है योगेश भाई, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आज आप देखेंगे हम कांग्रेस में है, इसका मतलब कांग्रेस अछूता नहीं है। हर कोई कहीं न कहीं अपनी ताकत बना करके वो चाहता है कि मेरा जो किला नहीं है। आपने सही कहा कि आप जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस वंशवाद की राजनीति कर रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी अछूता है क्या? आप तमिलनाडु चले जाइए, स्टालिन किनके लड़के हैं? आप अनुराग ठाकुर किनके लड़के हैं? भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे आप, सैयद शाहनवाज कौन, ये देखिए किनके दामाद हैं, नकवी साहब किनके दामाद हैं, चंद्रबाबू नायडू कौन थे। तो ये एक परंपरा चली आ रही है और इसको चूंकि अब आप उसको डायरेक्ट काट भी नहीं सकते क्योंकि ये लोकतंत्र है, हर आदमी को राजनीति करने का अधिकार है। तो दोनों बातें हैं। इसमें क्या चाहिए, हर पार्टियों को चाहिए था कि जो गरीब तबके, जो लोकतंत्र का मतलब है कि एक जो नीचे तबके का आदमी है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार। उस समय वो लालू यादव के समय मैंने कहा था, वो उन्होंने किया था कि लालू प्रसाद यादव जब कर रहे थे तो उन्होंने अपने किसी भी नीचे से स्तर उठा करके लोगों को टिकट देने का काम किया। तो अब भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है जो कह रही थी कि नहीं हम वंशवाद की राजनीति नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आज सब कुछ वहीं पे आ गया। तो ये एक ऐसा चीज है, लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकता। ये सिस्टम में कहीं न कहीं इसको या तो पार्लियामेंट में लावे इस चीज को कि आप परिवारवाद नहीं करेंगे, आपका एक जनरेशन जो है उसमें फिर ना आवे। लेकिन आएगा कैसे? ये लोकतंत्र है। हर कोई जब नेक्स्ट जनरेशन आता है तो वो अपने आप में एक देश का नागरिक बनकर खड़ा होता है, आप उसको रोक भी नहीं सकते हैं। तो राजनीति में इस चीज को रोकना काफी मुश्किल है। आप अब इसका क्या समाधान हो, आप लोग मिल करके निकालें। मुझे लगता है कि इस पर सभी दलों को एक साथ पहले बैठना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। आपने जिस तरीके से जो बातें कही और इन पार्टियों को, दलों को ये पता है, अगर इनके लिए हम एक शब्द बोलें कि परिवार प्राइवेट लिमिटेड तो ये गलत नहीं होगा। अब इन पार्टियों को इसके आगे लिख देना चाहिए। मुझे लगता है जो पार्टी का नाम हो उसके आगे लिख दे परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सारे राजनीतिक दलों के लिए सलाह है। आपने लालू जी को कहा, लालू जी भी तो अपनी पत्नी को बैठाल के पूरी सत्ता संभालते नजर आए थे। सर सभी दल, कांग्रेस में है ही, समाजवादी पार्टी में देख लीजिए सियासी विरासत ही संभाल रहे हैं अखिलेश यादव, महाराष्ट्र में देख लीजिए, शिवसेना में क्या हुआ, 2 फाड़ तक हो गई, ऐसी हालात आ गए। पंजाब में देखने को मिल ही रहा है। तो भाई इस पर कुछ सोचना चाहिए ना, चिंतन करना चाहिए, पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं विकास के नाम पर, लेकिन कौन नेता कहता है कि अगर हमने गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया हो? कौन सी पार्टी कहती है कि हमने गलत व्यक्ति को टिकट दिया हो, जनता के बीच में जाकर के उसने कहा हो भरी सभा में कि अगर मुझसे गलती हुई है, पार्टी से गलती हुई है, तो आप उस व्यक्ति को बिल्कुल वोट मत देना, बिल्कुल उस व्यक्ति को जिताना मत। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने कहा हो या कहती हो? मुझे तो नहीं लगता कोई कहती हो। एक दौर था, एक समय था जो लोग कहते थे कि नहीं, अगर हमसे गलतियां हुई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे थे। उनसे कुछ लोगों ने कहा, उपचुनाव था, कुछ लोगों ने उनसे कहा कि साहब ये ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, यहां पर चल के जो है आप प्रचार करेंगे तो आपकी जीत पक्की हो जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय जी ने पता है क्या कहा, जो मैंने पढ़ा, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अगर ऐसा है तो इस क्षेत्र में हम प्रचार ही करने नहीं जाएंगे। ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है इसलिए हम प्रचार करने नहीं जाएंगे। और नतीजा यह हुआ कि वो हालांकि चुनाव हार भी गए थे। तो एक दौर था
चौधरी चरण सिंह के लिए एक बार का वाकया है कि जब वो आए दिल्ली से तो पता चला उनके लिए गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था की गई थी। पता चला, उन्होंने पूछा किसकी गाड़ी है, तो ये हुआ कि भाई ये कोई मछली व्यापारी है, उसकी गाड़ी है, और ऐसे ऐसे उसके धंधे, शराब, माफ कीजिएगा, शराब का व्यापारी था, उसकी गाड़ी है, उसकी जीप लाई गई थी। चौधरी चरण साहब ने जीप में 2 पैर मार के चल दिया, कहा कि हम बस से चलेंगे लेकिन इस गाड़ी से नहीं जाएंगे, इस जीप से नहीं जाएंगे। सीना आज के समय में सारे राजनीतिक दल ठोक रहे हैं ईमानदारी का, लेकिन करता नजर कोई नहीं आ रहा। समस्या इस बात की है। मोहित गुप्ता जी, कुछ तो सोचना पड़ेगा भाई। आप लोग कहते हैं कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम जनसेवक हैं, हम विकास के लिए आए हैं। अरे कैसे विकास कर रहे हैं भाई, कैसे जनसेवा कर रहे हैं कि दिनों दिन आप फलते फूलते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, जनता जहां की वहां वहीं बैठी हुई है। एक चीज आपको मैं कई डिबेट्स में बोल चुका हूँ, श्रोमणी अकाली दल ने इस बार एक नई पहल की है। हमारे जो सरपरस्त हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, उन्होंने पब्लिकली कई मीडिया चैनल्स पे भी ये कहा है, और हमारे जो अध्यक्ष हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, उन्होंने चुनाव जो अपना आयोग है उसको भी एक पत्र लिखा है कि सबसे पहले तो एक ये जरूरी किया जाए, जो चोन मनोरथ पत्र है उसको कानूनी दस्तावेज का एक कानूनी दस्तावेज बनाया जाए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपना चुनाव मैनिफेस्टो देती है, अगर वो उसको नहीं पूरा करती तो उसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। अगर लोकल लेवल पे कोई कैंडिडेट है, वो अपना लोकल चुनाव मैनिफेस्टो देता है, वो अपने वादे पूरे नहीं करता तो उसके आजीवन उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, हम बड़े बड़े वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तो बाद में नहीं करते, तो इसमें राजनीतिक लोगों की विश्वसनीयता कम हुई है। पर मैं आज मेरे इस आपकी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, आपके भी, मैं कई डिबेट्स में बोल चुका हूं कि सभी पार्टियों को इस मामले में लगना चाहिए। उनको भी बोलना चाहिए कि ये बिल्कुल ठीक बात है, जो चुनाव मनोरथ पत्र है उसको हमें बनाना चाहिए लीगल डॉक्यूमेंट। और दूसरी जो हम बात कर रहे हैं, पंजाब के चुनाव में केवल व केवल श्रोमणी अकाली दल है। हम अपनी 10 साल की, जो पिछली 10 साल हमारी सरकार रही 2007 से लेकर 17 तक, उसकी प्राप्तियां लेके लोगों में जा रहे हैं, और आने वाले हमारे इरादे क्या है वो बता रहे हैं, और लोगों पे हम पे विश्वास है। आप 2012 में जब हम दोबारा चुनाव जीते थे तो बहुत लंबे अंतराल बाद पंजाब में किसी पॉलिटिकल पार्टी की दोबारा सरकार आई थी। ये चीज दर्शाता है कि श्रोमणी अकाली दल को लोग कितना प्यार करते हैं पंजाब में। ठीक है, गुरविंदर सिंह जी, आप तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी एक आरोप मोहित जी ने आप पर भी लगा दिया कि जब से पार्टी का गठन हुआ है कोई चुनाव नहीं हुआ पार्टी के अंदर। भाई अभी मौका आने पर जो है सियासी विरासत किसी न किसी को सौंप ही देंगे। जनाधार नहीं है, उनकी बात में कोई वजन नहीं है, ये तो जो चाहे बोल सकते हैं, क्योंकि 95 साल की एज में कभी किसी को चुनाव लड़ते हुए देखा है? देखो, इनके सरपरस्त 95 साल, जो पिछले 5 साल में एक दिन भी विधानसभा में नहीं गए, चुने हुए थे, अभी इनको फिर इन्होंने कैंडिडेट बना दिया प्रकाश सिंह बादल को। अरे कहीं तो सत्ता का लालच छोड़ दो भाई। अरे कुर्सी कैसे छुड़वाओगे बादल साहब को आप? अरे आप लोगों के पैसे का ऐसे क्यों सत्यानाश कर रहे हैं? ये हमारी कलेक्शन है, हमारा एक एक खून पसीने की कमाई सरकार के खजाने में जाती है। ये बिना वजह खजाने पर बोझ जो है डाल रहे हैं आप। इस उम्र में पूरे देश में कोई कैंडिडेट इलेक्शन चुनाव लड़ रहा हो तो मुझे बताइए आप, क्या ये जायज है? 95 साल 95 ईयर्स की एज में एमएलए का चुनाव लड़ना, क्या ये जायज है? क्या आप इसको सही मानते हैं? क्या ये सत्ता का लालच नहीं है? क्या ये कब्जा रखने का लालच नहीं है? ये परिवारवाद नहीं है? अरे इनको तो बेशर्मी की हद मुक गई। बादल साहब के सारे परिवार के साथ बेटी है, वो राजनीति में, जवाई है, वो मंत्री। अरे कोई छोड़ तो दो। अभी आगे तैयारी हो रही है अगली इलेक्शन में,
सुखबीर सिंह बादल का बेटा बेटी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। क्या होगा? राजनीति कहां पे जा रही है? कहां गहरे खड्डे में ये राजनीति को दबा रहे हैं? इन बातों को विचार करना चाहिए। ये कैसे बोलने को बात करते हैं मोहित जी। मोहित जी, मुझे आपकी इतनी उम्र भी नहीं लग रही और आपका अकाली दल में को मुझे ज्यादा देर हुए भी नहीं लग रहा। जो आपने अकाली दल के रंग ढंग देखे हैं हम लोगों ने इस पंजाब में। अरे पिछले चुनाव में सुखबीर सिंह बादल बोल रहे थे कैलिफोर्निया बना देंगे पंजाब को। अरे ये कानूनी दस्तावेज बन जाएगा? जब एक चीज हो ही नहीं सकती तो वो कानूनी दस्तावेज कैसे बन जाएगा? अरे ये जो ड्रामेबाजियां कर रहा है अकाली दल, क्योंकि इन्होंने इतने वादे किए, अब सारे वादों की एंड हो गया, अब कुछ करने को रहा ही नहीं है। लोग फिर वहीं पे गरीबी में, गुर्बत में, बहुत मुश्किल में समय व्यतीत कर रहे हैं पंजाब में। पंजाब को नशे में लाने का ये जो चिट्टा पंजाब में पैदा, चिट्टे की मदर जो है, पैदाइश जो है, वो अकाली दल ने की है। ये भूल गए हैं। अरे हजारों किसान डेली रोज अकाली दल के राज में 4-4, 5-5 किसान भी फांसी लगाकर अपनी जान दे रहे थे। ये भूल गए। ये कहाँ विकास की बातें करते हैं? ये कौन से विकास की बातें करते हैं? अरे दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। यहाँ सड़कें बनाकर बोल रहे हमने विकास कर दिया। अरे विकास तो करना ही है। जब तब्दीली आएगी, जिसको राज्यभाग होगा वो करना उसकी ड्यूटी है। ये उस पर भी लोगों को एहसान करते हैं। अब ये सपने जो ले रहे हैं, पिछली बार भूल गए कि इनके पास उससे पहले 63 सीटें थी, 13 बढ़ा गए थे, 13 में से फिर आगे निकल गए, इनके दूसरी पार्टियों में चले गए, छोड़ गए। हमारे पर आरोप लगाने से पहले जरा अपने गिरेबान में भी जाको मोहित गुप्ता जी, अकाली दल का कोई अब पंजाब में आधार नहीं रहा। जो गंदी राजनीति अकाली दल ने पंजाब में की, कभी किसी ने सुना भी नहीं था देश में कि ऐसी गंदी राजनीति होगी। बरगारी कांड आपने करवाया, बेअदबी आपने करवाई। जब भी धार्मिक बेअदबी हुई, वो भी सिख ग्रंथों की, वो अकाली दल जो कि अपने आप को सिख नुमाइंदा पार्टी करवाती है, उसके राज्य में हुई। सबसे पहले 1986 में, अरे सरकार तो देखो किसकी थी, सुरजीत सिंह बराड़ा मुख्यमंत्री थे, नकोदर में गोली चलवाई, 4 नौजवान सिखों को वहां पे शहीद कर दिया। अभी तक उसका न्याय नहीं दे पाए ये लोग। उसके बाद बरगारी में क्या हुआ, उसके बाद कोटकपूरा में क्या हुआ। अरे देखो तो सही, सिखों की धार्मिक पार्टी कहलाने वाली सिक्खी बेअदबी इनकी ही के राज में होती है, तो फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज तक कोई कार्रवाई ना इन्होंने की है और ना इन्होंने होने दी है, क्योंकि पिछली सरकार जो कैप्टन की थी वो इनकी और कैप्टन की मिलीजुली सरकार थी। और यही इन्होंने सौदा हुआ था कि बेअदबी कांड पर कोई कार्रवाई कैप्टन नहीं करेंगे, तो उसने कैप्टन ने नहीं किया, इसीलिए कैप्टन ही खत्म हो गए। इनका भी सुपड़ा इस बार साफ हो जाएगा। ये जो सपने ले रहे हैं राज्य सत्ता के, अब बहुत दूर चले गए हैं राज्य सत्ता के। अभी लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। अभी लोग इनके डंडे मार रहे हैं गाँव में। इतना देख लो तुम्हारे कैंडिडेटों के पास मोहित गुप्ता जी, क्या आधार है आपका? अरे आपको बोलने के लायक नहीं रह गए हैं। अरे 95 साल की उम्र में आपका वहां कार्यकर्ता ऐसा पहले नहीं कर सके। गुरविंदर सिंह जी, बराड़, मान, मजीठिया, बादल और कैप्टन, इन्हीं परिवारों के इर्द गिर्द जो है सत्ता घूमती रहती है पंजाब की। तो सुन लीजिए। हाँ, आपने अच्छा प्रयास किया। पिछली बार जिस तरीके से प्रदर्शन आपका शानदार रहा, पहली बार आप पंजाब में उतरे, तो क्या वास्तव में इस बार आप पूर्ण आश्वस्त हैं कि पंजाब में इन परिवारों को अब की आप अकेले दम पर मात दे देंगे? सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये बात इनको भी पता है कि इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दम रखती है। और एक बार आम आदमी पार्टी सरकार में आ गई, दम रख गई, तो इन दोनों पार्टियों का पंजाब में से सुपड़ा साफ हो जाएगा। दिल्ली की तरह कभी इनकी बारी नहीं आ सकेगी बात दोबारा। ठीक है, प्रवाह तो प्रवाह इनकी पार्टियों का सफाया हो जाएगा यहाँ से पंजाब में से। मोहित जी, चुनौती तो देखिए आपके लिए बड़ी है, क्योंकि पिछली बार जो प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने कर दिखाया है पंजाब में, और इस बार खास तौर पर अब
जो दम्भ भर रही है आम आदमी पार्टी, ऐसे में चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं। देखिए जो मैंने नाम गिनाए, बराड़, मान, मजीठिया और बादल और इसके साथ कैप्टन परिवार, इन अगर 5-6 परिवारों को देखें तो इन सब में कहीं ना कोई रिश्तेदारी का लिंक निकलेगा। किसी की बेटी है तो किसी की कोई बहू है, तो किसी की कहीं भतीजी ब्याही है, तो किसी का कोई कुछ है, मतलब कोई ना कोई रिश्तेदारी निकलेगी इन परिवारों में। और आप उठा करके देख लीजिए इतिहास, इन्हीं परिवारों के इर्द गिर्द ही पूरी सत्ता घूमती रही है। मोहित जी आवाज आ रही है आपको? मोहित जी आवाज आ रही है आपको? नहीं जी, वो तो अभी हेडफोन लगा रहे हैं। अब आ रही है? हो गई थी जी। अब आ रही है, आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है जी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दम्भ भर रही है, फुल कॉन्फिडेंस में है कि इस बार सत्ता में वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता काबिज करेगी पंजाब में। और पिछला जो चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने, वो प्रदर्शन आपने देखा था, बेहतर तो था, आपसे भी बेहतर था। तो ऐसे में इस बार जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, अगर कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो वैसे भी आपके लिए खतरे की घंटी नजर आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब पंजाब की जनता भी इस बात को जान चुकी है कि ये जो 5-6 परिवार हैं, इन परिवारों के बीच में ही सत्ता घूमती रहती है और इन परिवारों में एक दूसरे में कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदारी है। चाहे किसी की कोई बेटी ब्याही है, कहीं किसी की भतीजी है, तो कहीं कोई किसी का बहू है, कोई बेटा कहीं ब्याह है, कोई ना कोई रिश्तेदारी इन 5-6 परिवारों में आपस में लिंक है। तो यानी सत्ता रहना है, पंजाब की सत्ता इन्हीं परिवारों के बीच में रहनी है। तो पंजाब की जनता के बीच में भी कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है ना। अब देखिए पांडे जी, जो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं जो आम आदमी के प्रवक्ता हैं उनकी पूरी बात तो नहीं सुन पाया। जो मैंने स्टार्टिंग में बात सुनी, वो आरोप लगा रहे थे कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जी 95 साल की उम्र में चुनाव लड़ रहे, ये उनकी पॉपुलैरिटी है, ये उनका लोगों का प्यार है। लोगों ने उनके लंबी हलके के लोगों ने उनको कहा है कि जी आप चुनाव लड़िए, आप हमारी प्रतिनिधित्व करिए। ये हंस रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी आदमी है, हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। एक मिनट बात सुन लीजिए। नहीं उनका भी गुरविंदर जी रुक जाइए, गुरविंदर जी रुक जाइए, गुरविंदर जी रुक जाइए, गुरविंदर जी आप इतना छटपटाइए मत। छटपटाना आपको 10 मार्च को है, जिस दिन आपकी बुरी तरह हार होती है पंजाब। एक बात बता रहे हैं मोहित जी, एक बात बता रहे हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बात डाइल्यूट कर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनता कह रही है कि आप चुनाव लड़िए, अच्छी बात है। आप किसी प्रतिनिधि को, भाई 95 वर्ष की उम्र में आप भी जानते हैं कि मैं ये बोल सकता हूँ, ये मेरे ब्रदर बैठे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, वो तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर आप लगाते रहते हैं। जमीनी स्तर की बात करिए, देखिए ग्राउंड लेवल जमीनी स्तर की बात ही कर रहा हूँ, ग्रास लेवल समझने की कोशिश तो करिए। पांडे जी आप पंजाब में आइए, मैं बड़े बाबू जी, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप बोल दीजिएगा कि आपकी बात से हम सहमत नहीं है, आप बोल दीजिएगा। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको सुन लीजिए, उसके बाद आप बोल दीजिएगा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। 95 वर्ष की उम्र में किसी का भी दफ्तर आना जाना, अधिकारियों के साथ मीटिंग करना, अधिकारियों की बैठक लेना, क्षेत्र में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर वहां पर विकास हो रहा है तो अधिकारी पहुंच रहा है, समय से काम करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, बड़ा मुश्किल होता है साहब। मैं पांडे जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपने मेरी बात काट दी। बोलिए। आप बठिंडा आइए या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आइए बादल साहब की, आप लोगों से पूछिए। वो दिल्ली पिछले ये कह रहे 5 साल विधानसभा नहीं गए, वो दिल्ली 500-700 लोगों को संगत दर्शन करते हैं। आज भी 500-700 लोगों को मिलते हैं, ऑफिसर को काम बोलते हैं, अपने इलाके के लोगों के काम करवाते हैं। आप बठिंडा में एम्स बनवाया है, श्रोमणी अकाली दल का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप एम्स के पिछले 5 साल में एक दिन भी विधानसभा गए हैं, वो इतनी पूछिए। ढिल्लों साहब एक मिनट मेरे को बात पूरी कर लेने दीजिए। आप जिम्मेवार प्रवक्ता हो, आप दूसरे की बात सुनने की भी आदत डालो। हम डिबेट में बैठे हैं, आप दूसरे बंदे की बात सुनने की भी आदत डालो। जिस बात पे आप तड़प रहे हो ना, क्योंकि बादल साहब पंजाब में सबसे पॉपुलर लीडर हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं ये कह रहा हूँ आप किसी भी ऑफिसर से पंजाब से फोन पे बात कर लीजिए। मोहित जी मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए, पिछले 5 साल में एक दिन भी प्रकाश सिंह बादल विधानसभा जा सके? गए हैं जी, रिकॉर्ड है, गूगल पे निकाल लीजिए। गए हैं, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? एक दिन भी नहीं गए। आप गए हैं, क्यों नहीं गए? चैनल में बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हो, आप गुमराह करने की बात कर रहे हो। एक मिनट ढिल्लों साहब मेरी बात सुनो,
आपको आदत है, आपकी पार्टी को आदत है झूठे इल्जाम लगाने की और उसके बाद माफी मांगने की। हमारी पार्टी के नेता से रिटर्न माफी मांगी है आपके अरविंद केजरीवाल ने। चुप रहिए आप, चुप रहिए। मैं आपको अभी गूगल निकाल के दिखा देता हूँ। हाँ निकालो, हाँ बताओ किस पांडे जी, कब गए? पांडे जी, बोलिए आप। मैंने इनकी बात में इनको बीच में नहीं टोका। अगर इनको ठीक है, सुन इनकी लीजिए, पार्टी के गुरविंदर लोगों सिंह को जी, सुन आदत है लीजिए, ऐसे ही थोड़ा हल्ला इंटरप्ट मत करने करिएगा की। आप, सुन लीजिए। हाँ बोलिए मोदी जी आप। सरदार, आप पंजाब में किसी भी मीडिया के आदमी से, किसी भी ऑफिसर से बात करके देखिए, ये जो कह रहे हैं ना, भी आपने मेरे से बात कही कि बादल साहब कैसे 95, वो 95 साल की उम्र उनकी हो सकती है, आज भी वो स्टिल जंग है। वो जितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने अपने टाइम में चलाए हैं, सभी प्रोजेक्ट्स पे आज भी राउंड लगाते हैं, किसी में 10 दिन बाद, किसी में 20 दिन बाद। और वहां पे जो, चाहे वो उन्होंने मेरिटोरियस स्कूल बनाए हैं, चाहे इधर स्कूल बनाए हैं, एम्स बनवाया, उनके लोगों से जाके पूछते हैं भी यहाँ कोई दुविधा दिक्कत तो नहीं। आज उनका राजनीति में इतना बड़ा कद है, वहां पे कोई दिक्कत होती है वो ऑफिसर से बोल के, सरकार को बोल के उसको हल कराने की कोशिश करते हैं, ताकि जो बठिंडा के, जहाँ उनके क्षेत्र के लोग हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, जिन्होंने उसके बच्चे को टिकट दे दी, इन्होंने उसके बच्चे को टिकट दे दी, मैं इनसे दो चीजें पूछता हूं। इनके विधानसभा में उपनेता हैं अमन अरोड़ा, उनकी काबिलियत क्या है? उनकी काबिलियत ये है कि वो कांग्रेस के स्वर्गीय एमएलए श्री भगवान दास अरोड़ा जी के सुपुत्र थे। वो राजनीति में और कुछ नहीं थे, भगवान दास अरोड़ा जी के सुपुत्र थे। इन्होंने टिकट दी, लोगों ने उनको जिताया। ठीक है, लोकतंत्र में, मैं तो पहले कह रहा हूं, लोकतंत्र में लोग बड़ी ताकत, उन्होंने जिताया, उन्होंने उपनेता बना दिया, इनका अंदरूनी मामला है, हमें पर ये दूसरों पे छिट्टे मत फेंके। जगरूप सिंह कालवा कौन है? श्रोमणी अकाली दल के पूर्व मंत्री रहे सेवा सिंह सेखवा के बेटे हैं, जगरूप सिंह सेखवा। सभी के कालवा हालात एक कौन? जैसे हैं मोहित जी, ये तो हमने शुरुआती दौर में ही कह दिया था। नहीं, ये आप जो ये बात कर रहे हैं ना आम आदमी पार्टी वाले, मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। दूसरी चीज, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में आपको एक चीज बोल रहा हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति काबिल है, चाहे वो किसी आम व्यक्ति का बच्चा है, चाहे किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा है, चाहे वो किसी पत्रकार का बच्चा है, चाहे वो किसी राजनेता का बच्चा है, अगर राजनीति में वो चुनाव लड़ता है, लोग उसको जिताते हैं, तो मेरे को लगता है किसी व्यक्ति को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर बात करते हैं अंदरूनी लोकतंत्र की, अगर किसी, एक सेकंड अब सुन लीजिए, देखिए ये कह देना बहुत अच्छा लगता है कि लोकतंत्र है। सीके ठाकुर साहब आप भी सुनिएगा, बताइएगा अगर गलत कह रहे हो तो। ये कह देना कि ये लोकतंत्र है साहब, यहाँ सबका अधिकार है। अरे जिसके घर में खाने के लिए लाले पड़े हैं साहब, उसका बेटा एक बहुत होनहार बेटा है, सुन लीजिए, बहुत होनहार बेटा है। राजनीति में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो कुछ कर गुजरने की सोच रहा है कि चलिए ठीक है साहब, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो राजनीति में ही आ जाते हैं, एक बार हाथ आजमा लेते हैं। कैसे चुनाव लड़ेगा, कौन पार्टी उसको टिकट देगी? निर्दलीय लड़ेगा तो कहां से पैसा लाएगा? और आप जानते हैं कि आज के समय में चुनाव किस तरह लड़ा जाता है, कैसे लड़ा जाता है, जनता के बीच में पैठ कैसे बनाई जाती है। पहले कुछ करके दिखाइए, पहले तो अपने क्षेत्र में पानी की तरह पैसा बहाइए। भाई आम आदमी पानी की तरह क्यों पैसा बहाएगा? छोटा मोटा व्यापार खोल लेगा, कहेगा हम जानते नहीं है क्या, ये बड़े बड़े मठाधीश जो पहले से बैठे हैं ये उठने देंगे क्या उन्हें? कोई नया पैदा हो रहा होगा क्षेत्र में तो वो अंकुरित होगा कि उसको कुचल देंगे पैर से? अंकुरित ही नहीं होने पाएगा। ठीक है ठाकुर साहब जी, गलत कह रहे हैं क्या हम? बिल्कुल कह रहे हैं आप। पांडे साहब, ये देखिए, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी अपने जिस वादे पे करके लोगों के बीच आए कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे, जो गरीब बच्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे, जो पढ़ नहीं सकता उसको पढ़ाएंगे, ये सब सारे जितना कांग्रेस ने किया उसके विपरीत और ये नीचे गर्त में लेकर चला गया। ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले बार मैं एक लोकसभा चुनाव प्रचार में मैं गया था, तो अब देखिए लोगों को कैसे सेट कर दिया इन्होंने। जो गरीब का बेटा था, मान लीजिए धोबी का बेटा वो परंपरागत धोबी का काम करता है, जो नाई का बच्चा वो सैलून चलाता है, तो इस टाइप का जो काम कर रहा था उसको मैंने कहा कि भैया इस वक्त तुम हम लोग को वोट दो, क्योंकि कांग्रेस फिर से आएगी, आपको आगे बढ़ाएंगे। उसने क्या कहा कि मोदी ने मुझे रोड बना दिया, मेरा घर का रोड बना दिया है,
मोदी ने मेरी मम्मी को गैस दे दिया, हमने तो फिर गैस दिया, तुम पढ़ते हो कि नहीं, पढ़ाई करोगे, स्कूल जाओगे, बोले क्या काहे को जाएंगे, हमको अपना काम, हम अपना धोबीगिरी करेंगे, हम नाईगिरी करेंगे। इस टाइप के लोगों को कर दिया। मैंने कहा कि तुम पढ़ोगे, तुमको सरकार ने जो पढ़ने का स्कूल का दिया है, स्कूल दिया है, तुमको खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है, तुमको IAS IPS बनना चाहिए। गरीब का बेटा IAS IPS नहीं बनेगा क्या? बोला हमको नहीं बनना, हमको काम करना था। आदमी को इस ढंग से सेट कर दिया ये सरकार, थोड़ी सी सुविधा दे करके, फ्री में करके, कि लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, देश को वहीं ले जाकर रोक दिया। कहने का मतलब है कि जो काम कांग्रेस ने किया आज तक, आप देखिए गरीबों के बीच IAS IPS बनते रहे, लेकिन आज तो वो बिल्कुल नहीं है। जो आरक्षण सिस्टम था, उस आरक्षण को इन्होंने भी खत्म करवा दिया, मतलब लीगली नहीं, इलीगल रूप से। तो लोगों को ऐसे सेट कर दिया, ये सरकार की इतनी नीति रही। प्लस आज आप जाएंगे, लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। लोग रिश्तेदारी में नहीं जा करके जात और जमात में बन गए हैं, जात में बट गए। आप योगी जी का कल मैं भाषण सुन रहा था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा कि ये सेंट का व्यापारी था, वो व्यापारी को छापामारी करके वो करोड़ों रुपए उससे वसूला। आप 4 साल पहले कहाँ गए थे? चुनाव के समय ईडी सब छापामारी करवा रहे हैं। तो ये सब अवसरवाद की राजनीति हर कोई करने लगा है। बेस्ट था, देखिए राहुल गांधी जी ने अपना इस्तीफा दे दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और उस समय मुझे याद है कि उस इस्तीफा में उन्होंने कहा था कि नहीं, हम चाहते हैं कि कांग्रेस परिवार से नहीं, दूसरे जगह से राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए। उनका जो इंटरनल रिपोर्ट आया था, तो कहने का मतलब है कि वो आज कांग्रेस उस जगह आने को तैयार है और हो गया ऐसा। तो परंपरागत जो चीजें चलती आ रही थी उसको बदलने की जरूरत है। अभी बादल साहब के बारे में कह रहे थे, यदि बादल साहब का होशो हवास है, ब्रेन काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है, तो उनको चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जनता के बीच यदि जनता उनको चाह रही है तो चुनाव को लड़ना चाहिए था। ये आम आदमी पार्टी यदि कह रही है कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो लड़ेंगे, लेकिन जनता के बीच काम करना चाहिए। उनको 2 जने उठाते हैं, अपने आप उठ भी नहीं पाते। ये चीज मैं उनकी फिजिकल स्थिति को नहीं देख पाया हूँ, इसलिए मैंने कहा कि यदि वो होशो हवास में काम कर रहे हैं जी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि दरअसल पॉपुलैरिटी का जिक्र किया मोहित जी ने, मोहित जी आ रहे हैं, आप ही से लेंगे कमेंट। पॉपुलैरिटी का जिक्र किया मोहित जी ने, तो पॉपुलैरिटी पता है क्या, वो अभी हम लोगों ने हाल ही में एग्जाम देखे, पहले तो छोड़ दीजिए कि पहले के जो नेता थे वो किस तरीके से कहते थे कि मतदान किसे देना है, अगर हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारी जगह पर कौन चुनाव लड़ रहा है, उसको ही जिताना है। हाल ही में पॉपुलैरिटी का अगर जिक्र करें तो नरेंद्र मोदी की देखा गया है। भाई ये लहर थी 2014 में कि जिसे मुझे लगता है कि सीके ठाकुर जी आप भी नहीं जानते रहेंगे, मोहित गुप्ता जी भी कुछ लोगों को नहीं जानते रहेंगे, गुरविंदर सिंह जी भी कुछ लोगों को नहीं जानते रहे होंगे, जो चुनाव में मैदान में उतरे थे लोकसभा में। पहली बार हो सकता है उन लोगों के नाम सुने रहे हों, लेकिन क्या हुआ, पहली बार में ही जीत गए। जिनको कोई नहीं जानता था सांसद बन गए। क्यों? लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था जो चुनाव मैदान पे उतरे थे, लोगों ने एक नाम को वोट दिया था, वो था नरेंद्र मोदी नाम। और सब लोग वहां पर सांसद में जिन्होंने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, वही जीता। तो अगर इतनी पॉपुलैरिटी है, हम अगर अक्षम हो पा रहे हैं, नहीं चल फिर पा रहे हैं, नहीं उठ पा रहे हैं, जैसा कि अब गुरविंदर जी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सांसद विधायक सब अपने प्रतिनिधि रखते हैं, तो किसी एक प्रतिनिधि के तौर पे उसी को मैदान में उतार दें। बादल साहब, मोहित जी गलत कह रहे हैं क्या? देखिए पांडे जी, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि वो फिट नहीं है, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, आप अपनी टीम भेजिए। बादल साहब अपने हल्के में घूम रहे हैं। मैंने उन्हीं की बात को लेकर के कहा कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। नहीं, पहले तो ये झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, इनकी पार्टी का काम ही है झूठ फैलाना, ठीक है। अगर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आम आदमी के प्रवक्ता भी आ जाएं, लंबी हल्के में जाएं, बादल साहब कोई नहीं बोलता, फिर आप बोलेंगे बीच में बोल।
सुन लीजिए, गुरविंदर मैं सिंह तो आ रहे आपको हैं। चैलेंज कर रहा हूँ एक भाई सेकंड साहब, रुकिए आपको भाई, चैलेंज कर रहा एक हूँ मिनट आपको, गुरविंदर सिंह जी, मैं चैलेंज रुक कर रहा जाइए। हूँ सिद्धर जी, आपको चैलेंज कर रहा हूँ। गुरविंदर जी एक मैं सेकंड, कोई बोल मोहित नहीं जी, मोहित जी आप भी रुकिए, आपको मोहित जी आप भी चैलेंज रुकिए, कर रहा हूँ, आप लंबी मोहित जी हल्के रुकिए, फेंकिए। मोहित जी आप भी रुकिए, गुरविंदर जी दूंगा। ठीक है, गुरविंदर जी रुक जाइए, एक मिनट मोहित जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा, आप भी अपनी बात रखिएगा। आप कोई भी अपनी टीम के साथ किसी भी टीम को भेज दीजिए, वो लंबी हल्का घूमे, किसी ना किसी गांव में बादल साहब आपको चुनाव प्रचार करते मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि उनकी उम्र 95 साल है, आप बता दें उनको देख के भी ये आदमी बुजुर्ग है, इनकी उम्र 95 साल है, तो मैं मान जाऊंगा। वो आदमी फिट है, डेली 1-1.5 घंटा वो ट्रेडमिल चलाते हैं। मैंने तो उनके साथ रह के पूरा दिन देखा है, उनका जो शेड्यूल है पूरे दिन का, टाइम पे, मतलब हर सिस्टम में उनका पूरा सिस्टम बनाया हुआ है अपनी, इतने फिट है बॉडी के तौर पे। अच्छा, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस बार विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी का भी आपके साथ नहीं है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ ही रही है, कांग्रेस ने पूरा दमखम झोंकी रखा है, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? देखिए, श्रोमणी अकाली दल कभी भी कमजोरी से चुनाव नहीं लड़ता और अपने दुश्मन को भी कमजोर नहीं समझता। पर मैं घूमा हूं पिछले 20 दिन में पंजाब में, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे, पंजाब में सरदार सुखबीर सिंह बादल जी की अगुवाई में श्रोमणी अकाली दल बसपा की सरकार बनेगी, और बहुत बड़े बहुमत से बनेगी। मैं एक चीज आपको मतलब क्लियर कट कन्फर्म बता देता हूँ। ठीक है, गुरविंदर सिंह जी, सरकार बनाने का दावा आप भी कर रहे हैं और मोहित गुप्ता जी भी कर रहे हैं, अगर एक बार ऐसा फिर से हुआ तो सियासत या राजनीति, पंजाब की सत्ता फिर वहीं पर आकर के टिक जाएगी, मतलब मोहित गुप्ता जी से एक बात पूछिए जी कि ये किसके साथ अपना मुकाबला आप समझ रहे हैं, पहले ये छोटी सी बात पूछ लीजिए आप इनसे। मोहित जी बता दीजिए, किससे मेन लड़ाई है आपकी, फ्रंट लड़ाई किससे है? देखिए जी, हम किसी से, जितने भी हमारे खिलाफ कैंडिडेट होते हैं, हम सबको बराबर मान के चलते हैं। मैं कहता हूं श्रोमणी अकाली दल पूरी ताकत से चुनाव लड़ता है, हम अपनी ताकत से चुनाव लड़ते हैं, हम दूसरे की कमियों से चुनाव नहीं लड़ते। मैं पहले भी आपको कहा, किसी एक को तो आदमी विरोधी मान के चलता है ना, कि ये हमारे सामने टक्कर अगर कोई देने वाला है तो ये है, चुनौती हमसे इससे हो सकती है, इससे ज्यादा खतरा है, कोई ऐसी पार्टी होगी ना आपकी नजर में भी? मेरे को तो लगता है जी, जो कांग्रेस सत्ता में है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। आम आदमी पार्टी तो कहीं टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो पिछले साल भी सर्वे दिखाए, 100 सीट के आई 20, रह गए 8। नहीं 14 है शायद, 8 कहाँ, 14 है? नहीं 8 है जी, 5 तो खाली हैं सीटें अभी। नहीं, छोड़ के चले गए इनके 12 लोग। अच्छा, 12 लोग छोड़ के चले गए, ठीक है। गुरविंदर सिंह जी, हाँ जी भाई आपके खुद ही विधायक छोड़ कर जा रहे हैं, बताइए, मोहित जी बता रहे हैं, हमको तो 14 पता था, अब 8 ही बचे हैं, मतलब 6 लोग और चले गए। नहीं, मोहन जी के पूछिए, इनके अभी कितने साथ है? 13 थे ये, जो इनके छोड़ के भागे, उनकी गिनती भी बताए ना, वो क्यों भाग गए? हमारी तो पार्टी नहीं थी। मेरी बात सुन लो, 15 है जी, पार्टी नहीं थी, हम अनजान थे उस समय, लेकिन इनके क्यों भागे? 100 साल पुरानी हमारा कोई नहीं भागा जी, केवल परमिंदर सिंह ढींढसा गए हैं, सरदार सुखदेव सिंह ढींढसा ने जो नई पार्टी बनाई है, वो एक आदमी गया, बाकी सारे हमारे विधायक हमारे साथ हैं। बताइए दूसरा नाम बताइए। अभी टिकटों के रखने में कितने गए हैं? आप एक भी नाम बताइए ना जी, 6-7 भाग गए, एक भी मौजूदा एमएलए बताइए, नाम बताइए। मैं आपकी पार्टी के नाम बताता हूँ, आप एक भी सिंगल नाम बताइए परमिंदर सिंह ढींढसा की बजाय। 5 मिनट ले लीजिए, मोबाइल से पूछ लीजिए किसी से। मुकाबला पंजाब में कांग्रेस से है। हेलो, हाँ बोलिए गुरविंदर जी बोलिए आप। मोहित गुप्ता बता रहे हैं कि हमारा मुकाबला पंजाब में कांग्रेस से है। हाँ, आपको तो बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया उन्होंने। कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस के पंजाब के प्रेसिडेंट सिद्धू साहब ने भी बोला कि हमारा मुकाबला आपसे है। देखो, कांग्रेस का मुकाबला हमारे से है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, कांग्रेस और आपका मुकाबला है दूसरे और तीसरे नंबर के लिए भी, आपस में दूसरे तीसरे नंबर पे कौन आएगा? आपका मुकाबला पंजाब में आपके पल्ले ही कुछ नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। पांडे जी ये जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल इनकी बात सही है। जो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं हमारा मुकाबला आपसे है,
तो वो इसलिए कह रहे हैं उनका मुकाबला दूसरे और तीसरे नंबर के लिए है। अच्छा, ठीक एक बात। नंबर पे श्रोमणी अकाली दल ठीक बात। बहुजन समाज पार्टी गुरविंदर आ सिंह रही जी, है, लेकिन खुद मान लिया। जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, गुरविंदर सिंह जी, जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बात हम समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं मोहित जी। जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं परिवारवाद को लेकर के, कि जो सियासी धुरी है पंजाब की, सत्ता की जो धुरी है पंजाब की, वो परिवार में ही घूमती रहती है, रिश्तेदारों में ही घूमती रहती है। क्या इस मैसेज को आम आदमी पार्टी वास्तव में जमीनी स्तर तक बता पा रही है, लोगों तक पहुंचा पा रही है, और पहुंचाने के बाद उसका फायदा उठा पाएगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बतौर प्रवक्ता पंजाब आम आदमी पार्टी के, मैं आपको आपके पास सामने ये चैनल पे आपके बोल रहा हूँ कि कम से कम जब हमारी जीत होगी, उस जीत में अकाली दल के इस परिवार का पूरे का सफाया हो जाएगा। इनका कोई भी मेंबर जीत नहीं पाएगा पंजाब में। चलिए ठीक है, खैर कौन इस जीतेगा? परिवार का पांडे जी मेरा जवाब ले लीजिए। ठीक है मोहित जी, बोलिए, समय कम है, 10 सेकंड में आप अपनी बात रखिए। ढिल्लों साहब बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछ लीजिए, पिछली बार ये हमारे जो सरप्रस्त हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ इनको कैंडिडेट नहीं मिला था। ये दिल्ली से लेके आए थे जरनैल सिंह को, जो हमारे स्वर्गीय जरनैल सिंह है, भाई थे हमारे, उनको जो दिल्ली से लेके आए थे, और भगवंत मान को लेके गए थे जलालाबाद सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ, और दोनों की जमानत जब्त हुई थी, रिकॉर्ड है। तो ये बातें करते हैं, जमानत नहीं जब्त हुई थी, तो आप बता दो कितनी वोट से आ रहे थे। चलिए ठीक है गुरविंदर सिंह जी, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, ये आने वाला वक्त बता देगा। गुरविंदर सिंह, मोहित जी, सीके ठाकुर साहब जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत कम समय बचा हुआ है और आने वाले वक्त ये डिसाइड कर देगा, और पंजाब की जनता ये तय कर देगी कि आखिर पंजाब की जनता किसे चाहती है और किसे सराखों पर बैठाना चाहती है, क्योंकि पंजाब में सियासत परिवारों का वो विरासत में मिलती नजर आती है, और यहाँ सरकारें तो बदल जाती हैं, जो नहीं बदलती हैं वो है रिश्तेदार। और इस पर चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।